नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ अंबिका मिश्रा। जैसे बीच में हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में एक परिवर्तन की लहर आई है। छत्तीसगढ़ में अचानक से नहीं कह सकते, क्योंकि अब उनके कार्यकर्ता जो हैं और संगठन की बदौलत जो है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जो है छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई, काबिज किया छत्तीसगढ़ पे। और उसके साथ ही साथ हमने देखा कि जिस प्रकार से अब साए साए जो है भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनावों में जीत करके आ रही है, उसका क्या कारण हम सीधे बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ इससे पहले जुड़ने के लिए हमारे साथ महिला शक्ति बैठी हुई है, प्रतिभा चौधरी जी हमारे साथ में है, जिन्होंने पहले तो प्रतिभा जी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। थैंक यू मैम। प्रतिभा जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पिछले साल 1 साल का कार्यकाल आप लोगों का पूरा हो चुका, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन 1 सालों में कितना कुछ परिवर्तन हुआ है? मैडम, आप परिवर्तन को तो ये इस चुनाव की लहर से आप देख रही हैं, इसी से अनुमान लगा लीजिए कि परिवर्तन कितना हुआ। आज छत्तीसगढ़ में जितने भी नगर पालिका नगर निगम के चुनाव और पार्षदों के रिजल्ट ये बता रही है आपको परिवर्तन की लहर। और अभी जिला पंचायत भी है, त्रिस्तरीय चुनाव, तो वो भी आपको परिवर्तन के 2 दिन में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि पहले चरण का तो हमें पता चल गया। हाँ जी, पहला चरण भी आप लोगों की तरफ में रहा है। हमारे हाँ जी। अच्छा प्रतिभा जी, जिस प्रकार से आप राजनीति में आई हैं, जी काफी समय से आप राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन एक बार फिर से जो हमारे दर्शक हैं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से पली बढ़ी, आपकी पढ़ाई क्या थी और कैसे आप राजनीति में प्रवेश किए? मैडम देखो, मेरा मायका जो है धमतरी है और कृपाराम साहू साहूबाड़ा करके, वो मेरे बड़े पापा थे पूर्व कृषि मंत्री। मेरी मम्मी पार्षद थी, भैया नगर पालिका अध्यक्ष और भतीजी धमतरी की पूर्व विधायक थी। तो पूरा फैमिली बैकग्राउंड राजनीति से जुड़ा हुआ था। और बचपन से मेरे पापा जी आज नहीं रहे, उनकी वजह से मैं राजनीति में प्रवेश की। और वो चाहते थे कि राजनीति में, ससुराल आई बालोद गणेश टॉकीज, और वहां आई तो दादी सास भी एक लीडर थी, उनसे 3-4 साल में इजाजत मांगी और मुझे भारतीय जनता पार्टी में, मैं तब से काम कर रही हूँ जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की सरकार थी, अजीत जोगी की सरकार थी। तब से मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते आ रही हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सोच इतना ज्यादा प्रभावित की क्योंकि बचपन से भी था। और यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर रमन सिंह जी के जो कार्यकाल थे, मैं तब से आज 27 साल हो रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सिपाही बनकर, अट्टल सिपाही बनकर के वही रुकी हुई हूँ। जी, तो प्रतिभा जी, जैसे आपने कहा कि अब आपने तो बता दी कि आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि ये थी कि क्योंकि आपके जो फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से राजनीति का रहा है, पूर्व कृषि मंत्री की परिवार से आप बिलोंग करती हैं। जी। आप जब राजनीति में आई, जी मैडम, तो उस समय आपने अपना काम कैसे स्टार्ट किया था? भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने पहले कह दिया कि सैनिक के रूप में आपने काम किया था, लेकिन सैनिक बनने से पहले आपने प्रशिक्षण भी अपने घर से लिया। बिल्कुल, कैसे काम किया आपने? मैम बता रही हूँ आपको, उस समय भारतीय जनता पार्टी एक तो विपक्ष की सरकार थी और उस समय महिलाएं निकलती नहीं थी घर से। मेरे घर में यशवंत भैया जी, राकेश यादव जी, क्योंकि ये लोग जानते थे कि धमतरी लगा हुआ है, तो मेरे बड़े पापा भी बालोद से चुनाव लड़े हुए थे विधानसभा, तो ये लोग हमारे घर आए और बोले कि भाभी आप राजनीतिक परिवार से, आप आइए। और उस समय मात्र 3 महिलाएं थी, तो एक उसमें से मंडल की अध्यक्ष थी। हम मैडम उस समय कि दोपहर का घर का खाना पीना बना करके सास ससुर को खिला पिला के 2 बजे का टाइम निकालते थे और 2 बजे का टाइम निकाल करके 5 बजे तक हम वहां घूमते थे जिनके घर में बीजेपी का झंडा लगा रहता था। हमें पता था बीजेपी के झंडा लगा मतलब बीजेपी के, हम वहां हाथ जोड़ते थे, दीदी आइए ना पार्टी में, पार्टी ज्वाइन कीजिए ना। और ऐसा करके एक 15-20 महिलाओं की इकट्ठा करके फिर मीटिंग करते थे और मीटिंग में मैं अपने घर से पकोड़े बनाना, मतलब ये जो व्यवस्था जो अपनी बन सकती थी ना, उनको बुला कर परोस करके, तो ऐसा महिलाओं की एक टीम तैयार की। फिर वहां से हम राजनीतिक शुरुआत की मैडम। जी। जैसे कि अब आपने राजनीति की शुरुआत की और धीरे धीरे जो है आप, क्योंकि आपने भी इसमें संघर्ष किया है, क्योंकि अचानक से ही हमें कोई पद नहीं मिल जाता है, हम पहले कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी जैसे कार्यशैली होती है वैसे ही हमें पदोन्नति भी हमें मिलती है। प्रतिभा जी, अब आपके लिए वो समय आ गया कि आप बालोद की नगर पालिका परिषद पे आप बैठ रही हैं। जी। यहाँ तक पहुंचने में कितनी कठिनाइयों का आपने सामना किया है? देखिए, कठिनाइयां तो खैर हर क्षेत्र में रहता है। जैसे मैं बताई ना कि अपन महिलाओं को संगठित करके ऐसा निकले, फिर अचानक 1-2 साल के बाद एक चुनाव, विधानसभा चुनाव हुआ। चुनाव के बाद मुझे जस्ट एल्डरमैन बनाया गया। एल्डरमैन बनने के बाद कुछ दिन बाद रिजाइन करके मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ी मैं, और सभी कार्यकर्ताओं और मेरे नेतृत्व के कारण जब जिला पंचायत चुन करके आया, तो बहुत हर चीज तो आसान नहीं होता, परंतु पार्टी संगठन अपन जिस पार्टी में है वहाँ मान सम्मान और महिलाओं को खासा ध्यान दिया जाता है, उस कारण। और आज उन्हीं के सब
आशीर्वाद से आज मुझे नगर पालिका अध्यक्ष की टिकट मिली। और मेरे सभी जितने मेरे जाबाज सिपाही भाई ने, मेरे जिला नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, सबके आशीर्वाद रहा मुझे और आज मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी। तो जैसा कि हमने कहा है कि जब किसी की सफलता की जब कहानी लिखी जाती है ना, तो उसके पीछे संघर्ष भी लिखा जाता है कि आखिर वो सफल कैसे हुए, उसके पीछे उन्होंने कितनी मशक्कत की है, कितनी सारी चीजें जो रहती है हमें ना चाहते हुए भी छोड़नी पड़ती है। अगर हम बात करेंगे प्रतिभा जी की, तो अब हम बात करते हैं प्रतिभा जी, जैसे आपने कहा कि आप पहले जब समय था, आप उस समय से राजनीति कर रही हैं या उस समय से आप राजनीति में आई हैं जिस समय से लोगों के घर में बहुत कम भारतीय जनता पार्टी के झंडा देखने को मिलता था। जी। आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जिस समय उमा भारती जब मुख्यमंत्री रही हैं उस समय से आप राजनीति देख रही हैं। जी। इसमें एक सवाल ही आता है प्रतिभा जी, जब आप आई, आप एक महिला है, बतौर महिला। जी। और हम आपको ये भी बता दें कि इस बार जो है गणतंत्र जो है लोकतंत्र में, अगर हम कहें संविधान में, महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है चुनाव में आने के लिए। जी। जिसका लाभ मिला है आप सभी लोगों को। बिल्कुल 100% मिला। महिलाओं की भागीदारी भी हम राजनीति में देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि राजनीति में आने से, निकलने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए महिलाएं जो है वो संकोच करती थी, लेकिन आज कंधे से कंधा मिलाकर हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। जी। आप एक महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है मैडम। तो जो हमारी महिलाएं हैं जो आज भी घर में हैं, घर का काम कर रही हैं, उन महिलाओं को आप क्या संदेश देंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी मैडम कि मैं भी एक महिला हूँ, और जब मैं राजनीति में शुरुआत की ना मैडम, तो जिस समय महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उनको कहा जाता है कि घर में विश्राम करो, घर में रहो। मेरा 8वां महीना चल रहा था मैडम, और मुझे भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा जुनून था, मुझे काम करना। उस समय चुनाव चल रहा था, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, इतना सपोर्ट था। पार्टी के नेताओं लोग भी बोलते थे मत निकला करो, लेकिन नहीं, मुझे प्रीतम भैया को चुनाव जिताना है, तो मैंने काम की। और महिलाओं में ना मैडम, एक आप भी महिला है, एक अलग शक्ति स्वर देती है हमें, है ना, जिससे पुरुष भाई शायद मेरे को नहीं लगता कि समझ पाए। हम घर भी संभाल सकते हैं, हम बच्चे भी संभाल सकते हैं, और हमें जो फील्ड मिलता है ना, हम बड़ी ईमानदारी से। और मेरी जितनी महिलाएं ना जो घर में काम कर रही है, जो खाना बनाती है ना, वो बहुत जिम्मेदार होती है मैडम। वो खुद भी बहुत बड़ी जिम्मेदार होती है, बहुत शक्तिशाली है। किसी भी महिला का काम छोटा नहीं होता, चाहे घर में बैठी हो, ऑफिस ज्वाइन करती हो, सब अपने आप में एक शक्तिशाली महिला है। जी। तो जिस प्रकार से हम सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण जो है अब हमें राजनीति में देखने को मिल रहा है। और अब हम बात करते हैं कि महिलाएं कैसे आगे आती हैं। अगर हम देखें, हम आज से करीब 50 से 60 साल पहले यदि हम जाते तो उस समय महिलाओं की जो परिवार में स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति थी, वो काफी दुर्बल हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे महिलाओं की जो स्थिति है समाज में भी और आर्थिक रूप से भी सशक्त होते गए। अब महिलाओं के साथ देने के लिए, महिलाओं के सहयोग करने के लिए अब उसका परिवार भी साथ आ रहा है। बिल्कुल। क्योंकि एक चीज ये भी है कि चाहे महिला, जैसे कि आपने कहा प्रतिभा जी, कि महिला के अंदर वो शक्ति होती है कि वो सभी क्षेत्र में काम अपना बहुत अच्छे से कर सकती है। हम घर भी संभाल सकती हैं, हम खाना भी बना सकती हैं, और बाहर हम जाकर के नौकरी भी कर सकती हैं। हम किसी पार्टी से जुड़े हैं तो हम जनता के लिए काम कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब चीजों के पीछे यदि हम देखें, जो मैंने सबसे पहली बात कही थी, संघर्ष की बात कही थी, तो हमारे साथ साथ हमारा परिवार भी संघर्ष करता है हमें आगे बढ़ाने के लिए। सहयोग मिलता है। तो मैडम, आपको भी आपका परिवार का सहयोग मिला, जैसे आप लगातार आप बता रही हैं। हाँ जी। मेरा क्या कहेंगी आप, परिवार को क्या कहना चाहेंगी आप? आज आपके लिए वो मौका है। मैं मैडम, मैं तो जो देखिए, मैं आपसे सबसे पहले बोली ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष से काम कर रही हूँ। तो चूंकि मैं आई थी व्यावसायिक परिवार में आई थी, गणेश टॉकीज चलती थी हमारे हम, तो मेरे परिवार वाले, मेरे ससुराल वाले को बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी। और मैं उनको प्रणाम करती हूँ कि मेरे कभी मना नहीं किए, ना मेरी सास मना की, ना ससुर मना किए, जेठ मना किए। जब मैं धरने में जाती थी मैडम, मेरे आते तक कुछ मवाली टाइप के लोग टॉकीज बंद कराने आते थे, टॉकीज बंद करो या अपनी बहू को बिठाओ। मेरे जेठ जी बोलते थे देखो ऐसा हो रहा है करके, तो मैं उनको समझाती थी कुछ नहीं होगा। मतलब मैं भी एक शब्द, एक अंदर से कहता था मन, कुछ नहीं होगा, उनकी बात को मत डरिए करके। और आज देखिए, मेरी सास जो है 86 ईयर्स की है, वो मुझे यूं विन करके, तुम जीतोगी ऐसा करके, तो मेरे को ऐसा परिवार मिला कि मुझे किसी भी चीज में मना नहीं किया गया। तो और मेरे हस्बैंड को भी बहुत कुछ झेलनी पड़ी, बच्चों को भी झेलनी पड़ी। और मैं आपको पहले बोली ना कि मैं प्रेगनेंसी थी, और उसके बाद जब वो 8 महीने का था मेरा बच्चा, तब से मैं जिला पंचायत सदस्य रही। तो मैं अपने बच्चे को छोड़ कर, जब कोई अपने बच्चे को खाना खिलाता था मैम, तो एक माँ हूँ, मेरे को भी आंख में आंसू आता था कि मैं अपने बच्चे को खाना नहीं खिला पा रही हूँ। तो वो एक फीलिंग अभी भी है कि मैं अपने बच्चे को जिस उम्र में प्रेम देना था ना, वो नहीं दे पाई। 5 साल मैंने सेवा की करके। तो मेरे पूरे परिवार का संघर्ष था, मेरे पूरे ससुराल का था। और आज मैं जिस चुनाव जीती ना, उससे ज्यादा मेरी सास खुश है, बहुत ज्यादा खुश है वो, कि मेरी बहू आज
आगे आई। जी। जबकि ऐसे सोच नहीं थी उस समय कि महिलाओं को निकलने देते, लेकिन मेरी सास बहुत पढ़ी लिखी है और मेरे हर कदम पर उन्होंने मुझे साथ दिया। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि परिवार का साथ सबसे ज्यादा महत्व रखता है और उसके बाद महत्व रखता है जो आपके साथ सहयोगी जो चल रहे हैं। जी मैम। अगर किसी भी जीत जब हासिल होती है तो जीत सिर्फ अकेले हासिल नहीं होती, उसके पीछे कार्यकर्ताओं का, उसके पीछे जो आपके मेंटर्स होते हैं, उनके पीछे जो आपके संगठन के लोग होते हैं, उनका हाथ होता है। आपके साथ भारतीय जनता पार्टी का हर एक सैनिक, हर एक सेनापति बन करके आपका इस रण में साथ दिया है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो वही कहूंगी कि मैं भी एक कार्यकर्ता थी और कार्यकर्ता जो होती है ना, किसी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। तो जब कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ तो मैंने उस समय इस बात को कही कि कोई भी चुनाव लड़ा, मैं ना अपने आप को कैंडिडेट मानकर चुनाव लड़ी। मतलब चाहे राकेश भैया चुनाव लड़े कि कोई भी चुनाव लड़ा, मुझे ऐसा लगता है टिकट मुझे मिली है। मैं सुबह 9 बजे 8 बजे घर से निकल जाती थी और मुझे हर एक घर जाना है, डोर टू डोर जाना है। ये तो उसी प्रकार मैडम मैं अपने कार्यकर्ता बंधु को देखी, मेरे छोटे छोटे भाई को देखी, मेरे भैया लोग को देखी, मेरे लिए ऐसे जुटे रहते थे। मैंने रैली के दिन ना ऐसे यूं हाँ करके हर एक कार्यकर्ता को देखी, इतने उत्साह से उल्लास से डांस कर रहे थे। मैं सिर्फ अपने आंसू ही गिरा पाई उन लोगों के लिए और मैं उनका कर्ज नहीं छूट पाऊंगी। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की जिनकी खुशी अभी भी मेरे अंदर है, वो आपके चेहरे से झलक रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती, मेरे सारे बच्चे जैसे मैंने अच्छे मन से काम किया ना पार्टी के लिए, वैसे ही सारे बच्चे मेरे साथ एकजुट होकर के, मैं निकलती थी उससे पहले वो जाके वार्ड में खड़े हो जाते थे और सबके लिए मतलब मैं ऋणी हूँ। मैडम अब आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? अब मेरी प्राथमिकता है, देखिए अपन जिस उद्देश्य से लेकर के आए हैं, नगर पालिका अध्यक्ष बन करके आए हैं, तो मैंने जब 20 वार्ड में दौरा की मैम, तो 20 वार्ड में मैंने ये देखी कि छोटी छोटी तो मांग है अपनी, है ना, कि कहीं पर पानी नहीं आ रहा है, पानी की समस्या को दूर कीजिए, सड़क बनवा दीजिए, सफाई करा दीजिए। सबसे पहले तो सफाई है, स्वच्छता को लेकर के मोदी जी भी कितना काम कर रहे हैं स्वच्छता लेके। आज हमारा बालोद जो है ना बहुत गंदा पड़ा हुआ है, आप जिस गली में जाकर के देखेंगे सिर्फ कचरा। वो तो मोदी जी की देन है जो गली गली आज सफाई हो रहा है। तो सबसे पहले तो जहां पर मैं रहती हूँ बुधवारी बाजार निवास ना, वो पूरा गंदगी घेर पड़ा हुआ, उसे साफ सफाई कराएंगे। जरूरतमंद आज जैसे कि मैं शपथ नहीं ली हूँ, मेरे पास सुबह से फोन आ रहा है, मैडम मेरे यहाँ इधर वार्ड में पानी नहीं आ रहा है, टैंकर भिजवा दीजिए। ऐसा तो ऐसी बहुत सारी समस्या है मैडम। मैं बिल्कुल हम सब मिल करके सबसे राय लेके, और मेरे बालोद की जो जनता है ना उनसे जरूर राय लूंगी, उनकी राय लेकर, क्योंकि उन्हें ना एक एक मत मुझे खुद को प्रतिभा मान के चले और मुझे आज आशीर्वाद दे। तो उनकी मदद से, उनके से परमिशन लेकर के ये बालोद को जरूर सुंदर बनाऊंगी जी। क्योंकि हम बात करते हैं बालोद जिले की ना, तो बालोद जिला जो है अस्तित्व में आया था जी, और उसके बाद से बालोद में जो सबसे अब तक की जो सबसे बड़ी जो समस्या रही है वो पेयजल और सफाई की व्यवस्था रही है, और इसकी वजह से बालोद जो है पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे जिस प्रकार से इनकी प्राथमिकताएं हैं कि बालोद को स्वच्छ बनाना है और लोगों को यहाँ से टैंकर मुक्त करना, ये आपकी प्राथमिकताएं हैं। तो मूलभूत सुविधाओं के साथ जो और भी जो सुविधाएं रहेंगी उस पर आप काम करेंगी। तो प्रतिभा जी, आप इस बार नवनिर्वाचित एक बार फिर से अध्यक्ष पद पर आई हैं, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी रफ्तार मीडिया परिवार की ओर से। और आप हमारे इस चर्चा का विषय बनी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम सुन रहे थे अभी बालोद नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी जी को, जिन्होंने अपनी बातें हमारे साथ में साझा की हैं, अपनी संघर्ष की कहानी हमारे साथ में साझा की है, और इसके साथ ही साथ आगामी 5 वर्षों के लिए क्या इनकी रणनीति रहेगी, क्या इनकी प्राथमिकताएं रहेंगी, तमाम चीजों पर इन्होंने हमारे साथ में चर्चा की। लेकिन अब आने वाले 5 सालों में आपको भी इनके सहयोग देके इनके काम में आपको भी अपनी भागीदारी निभानी है, और इसके साथ ही साथ आपको आपके बालोद का विकास करना है। इस खास कार्यक्रम के लिए सहयोगी हेमेंद्र साहू के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।